शुरू करें। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज एक पॉलिटी का ही एक टॉपिक देखेंगे जिसको अनुसूचियाँ बोल रहे हैं हम लोग। और ये भारत के संविधान में हिस्सा है अनुसूचियाँ। अनुच्छेद जैसे लिखे हैं भारत संविधान में, ऐसे ही भारत के संविधान में अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। तो आज हम इनको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बीच में कई बार जिक्र आता है कि ये अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में विषय हैं, केंद्र का विषय है, संघ की सूची वगैरह, 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, ठीक है, ऐसे करके बीच में जिक्र आते हैं। तो वो अभी अनुसूची वाला हम समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना ही है। अदरवाइज़ तो बाकी लिखा हुआ है, बस इसको आपको उतार लेना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची में क्या है, बस इतना ध्यान रखना। तो अनुसूची की एक परिभाषा लिख लें आप लोग। तो अनुसूची की परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, चलो बस को लिख लो, उसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं क्या। तो लिखो फिर। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली, अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की सूची है। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की सूची है जिसमें संविधान के किसी प्रावधान, जिसमें संविधान के किन्हीं, ये ब्रैकेट में कुछ कर लो किसी की जगह, जिसमें संविधान के किन्हीं ब्रैकेट में कुछ प्रावधानों की व्याख्या है, ठीक है। यानी क्या, संविधान के अंत में, यानी कि जैसे करिए संविधान की बुक है ये, ठीक है, संविधान कोई भी आपके पास बुक होगी तो संविधान की बुक उसमें अनुच्छेद वगैरह सब दिए होंगे, अनुच्छेद दिए हैं शुरुआत में, कुछ पिक्चर्स वगैरह, लास्ट में आपको अनुसूचियाँ मिलेंगी। संविधान के अनुच्छेद समाप्त हो जाएंगे, फिर अनुसूचियाँ मिली होंगी। तो संविधान के अंत में अनुसूचियाँ, जिसमें क्या है, संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ प्रावधान है, उन प्रावधानों की व्याख्या लिखी हुई है। यानी कि संविधान में कोई आर्टिकल लिखा होगा तो उसमें लिख दिया होगा कि भैया इसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए शपथ की बात हो रही है, शपथ जो ग्रहण करते हैं सब लोग, मंत्री हैं या फिर जज हैं, ये लोग सब शपथ या कैग हैं, जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ये लोग जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके जो आर्टिकल है, जैसे हमने 75 आर्टिकल 74 क्लॉज 4 ले लें ऐसे करके, तो ये 74 क्लॉज 4, अगर 75 क्लॉज 4 सॉरी, ये ले लें, मंत्री वाला ले लें हम, सांसद के मंत्री जो शपथ लेते हैं सांसद वाली, तो इनके सब 75 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ कि भाई इसकी शपथ कहाँ से होगी, जो अनुसूचित तीसरी अनुसूची में, यानी कि तीसरी अनुसूची में जैसा शपथ का प्रारूप है संघ के मंत्रियों के लिए, तो वैसी शपथ इनको दिलाई जाए यहाँ पर। तो ऐसे करके वहाँ पे रेफर कर दिया है 75 क्लॉज 4 में, ऐसे रेफर कर दिया कि अनुसूची तीसरी, देखो यानी कि तीसरी अनुसूची, यानी कि तीसरी अनुसूची, यानी कि ऐसी अनुसूची है जो संविधान का एक प्रावधान है, कौन सा, 75 क्लॉज 4, ठीक है, उस प्रावधान की व्याख्या कर रहा है ये, समझ में आया। यानी कि क्या अनुसूची क्या है कि लास्ट में ऐसे होगा, यानी कि ये संविधान, ऐसे संविधान एक ही ये है, संविधान चल रहा है ये सब बीच में, और संविधान की लास्ट में एक ही लास्ट वाला पन्ना मान लो अनुसूची का हो गया, ये अनुसूची है, ठीक है। तो इस अनुसूची में क्या हुआ है कि यहाँ पे 75 क्लॉज 4 की बात लिख दी, भाई शपथ कैसी होगी, तो शपथ लिख दिया कि तीसरी अनुसूची में ना, 3rd नंबर पर अनुसूची है, उसमें शपथ का जब प्रारूप बनाया गया है वैसे यहाँ पर शपथ होगी। तो संविधान के इस प्रावधान की व्याख्या इस अनुसूची में मिल रही है, तीसरी अनुसूची में। तो हमने इसमें क्या, इसकी परिभाषा में क्या लिखा कि संविधान के अंत में पाई जाने वाली ये वह सूची है जिसमें संविधान के किन्हीं कुछ प्रावधानों की व्याख्या है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, तो आपको समझ में आ गया होगा अनुसूची का मतलब क्या होता है। इस इंग्लिश में इसको कुल शेड्यूल्स बोलते हैं, स्केड्यूल्स भी बोलते हैं, दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो आप जैसे चाहें वैसे बोलना चाहें वैसे बोल लें, तो हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, अब ये समझिए कि परिभाषा लिख ली, अगर उसके नीचे लिखना चाहते हो तो मूल संविधान में, जब संविधान बना था 1949 में 26 नवंबर को, तो उस टाइम मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी टोटल, ठीक है। यानी कि 8 थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक, यानी कि 9, 10, 11 और 12 ये बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। यानी कि अभी वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। और शुरुआत में मूल संविधान में कितने क्वेश्चन आए, तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, वो हम समझ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संविधान करके 10वीं जोड़ी गई, और 73वां 74वां संविधान संशोधन करके 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अब पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, किन किन के प्रावधान की व्याख्या करी गई है, तो वो समझ लेते हैं। बस छोटे छोटे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से बनेंगे, और अदरवाइज अभी हमें समझना क्या है
कि बस खाली पढ़ लेना कि पहली अनुसूची में क्या है, क्योंकि 12 अनुसूची बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन भी हम लोग उस टाइम कई बार हैवी लगता है कि भाई ये हो जाए। तो यहाँ समझते हैं पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि राज्य और यूटीज के, मतलब जो राज्य है और जो यूटीज है, संघ शासित प्रदेश हैं, वो उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जो उनका एरिया है, वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 और 4 में ऐसे लिख दिया होगा कि भाई आप पहली अनुसूची में देख लें, तो वहाँ से रेफर वहाँ कर दिया होगा। जैसे इसकी शपथ को रेफर कर दिया कि आप तीसरी अनुसूची में देखें, ऐसे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में वहाँ पे पहली अनुसूची का जिक्र है, तो वहाँ पे पहली अनुसूची की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो बस इसमें क्या है, राज्य और यूटीज का क्षेत्रीय अधिकार, ये ध्यान रखना। दूसरी अनुसूची में क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदों, बहुत सारे अलग अलग संवैधानिक पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, ठीक है, और ये मुख्यमंत्री हैं, कैग हैं, ठीक, और जो हमने और पढ़े थे पद, सो सारे संवैधानिक जो पद हैं, तो जजों के भी पद आते हैं इसमें, तो वो सब पद क्या है, विभिन्न संवैधानिक जो पद हैं उनके वेतन, उनके भत्ते, विशेष अधिकार, वो सब जो हैं वो सब अनुसूची दूसरी अनुसूची में है। यानी कि जब आप आर्टिकल 59 पढ़ेंगे, आर्टिकल 65 पढ़ेंगे, 75, 97, 125, 148, ठीक है, 148 कैग वाले सब आर्टिकल पढ़ेंगे, ये संघ के मंत्री वाला आर्टिकल है 75(6) वाला। तो 75 तो संघ के मंत्रियों के क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, वो 75(6) जब पढ़ोगे आप 75(6) वाला, तो उसमें लिख दिया होगा कि अनुसूची दूसरी अनुसूची में जैसा विधान लिखा है, यानी कि या तो संसद कोई, वहाँ पे लिखा था संसद कोई कानून वगैरह बना के इनके वेतन भत्ते निश्चित कर दे, अगर संसद ने कानून बना के वेतन भत्ते निश्चित कर दे तो ठीक है, वैसे ही मिलेंगे संघ के मंत्री को। अगर संसद ने कानून बना के नहीं निश्चित करें तो जैसा दूसरी अनुसूची में बताया गया वैसे उस हिसाब से इनको मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसा दूसरी अनुसूची में बताया गया, तो आप दूसरी अनुसूची में 75 जो पढ़ रहे होगे, यानी कि यहाँ पे 7 जो संविधान की कॉपी है यहाँ पे 75 क्लॉज 6 पढ़ रहे होगे, तो उन्हें लिख दिया संसद ने कानून बना दिया तो ठीक है, वैसे ले लो वेतन भत्ते, नहीं तो अन्यथा जैसा दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है आप दूसरी अनुसूची से वैसे वेतन जहाँ बताया गया वेतन भत्ते उसके हिसाब से इनको दो संघ के मंत्री को। तो ये व्याख्या करता है, ठीक है, प्रावधानों की व्याख्या कर रही है अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते, ऐसा ध्यान रख लेना। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और यूटीज के बारे में, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते के बारे में, और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में जो है कि जो पदाधिकारी हैं, ये सब संवैधानिक पद हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण, उनकी शपथ के प्रारूप, शपथ के प्रतिज्ञान के जो प्रारूप हैं वो लिखे हैं। कि अलग अलग ऐसे करके अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत सारे ऐसे संविधान हैं, इसमें यदि तीसरी अनुसूची खुल गई, अगर उसमें कैमरे बहुत अच्छे जाए तो तीसरी अनुसूची लिखी है तो लिखा संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, तो ये ऐसे पद उनकी शपथ है। शपथ आपने सुनी भी होगी, जब प्रधानमंत्री वाला शपथ लेते हैं उसमें लिखा है मैं अमुक, अमुक का मतलब है कि अपना नाम बोलेंगे, मैं वो बोलते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे बोलेंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, ठीक, ऐसे करके, और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं संघ के मंत्री के रूप में, यानी कि अब जो मंत्री यहाँ उन्हें बनाया जाएगा विदेश मंत्रालय, वैसे करके ले लेंगे, अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये हो गई संघ के मंत्री शपथ। ऐसे ही आप दूसरे को, संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है कि भाई आपके पास जब कोई टेबल आपके पास सूचना आएगी तो उसको आपको गोपनीय रखना, सीधे नहीं कि आपके पास तो पहले आएगा ना, आप रक्षा मंत्रालय आपके हाथ में, तो कोई भी रक्षा संबंधी चीज़ आपके हाथ में आएगी, विचार करेंगे आप उस पर क्या करेंगे, तो उससे पहले आप सबको मत बता देना, जब तक आपके लिए कहा ना जाए कि पब्लिक करो अब इसको, स्टेटमेंट को, ऐसे करके। ऐसे संसद के निर्वाचन के लिए सदस्य, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए शपथ लिखी हुई है। ये सब शपथ किस में लिखी, तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। लेकिन जब जब इनके पद आएंगे, जैसे संघ के मंत्री का पद आएगा, कैग का पद आएगा, उच्च न्यायालय का पद आएगा, ठीक है, ऐसे जब इनके पद आएंगे उच्च न्यायालय वगैरह के, तो उनके संबंधित जो आर्टिकल होंगे, तो जैसे उच्च न्यायालय जब जज का आएगा कि उच्च न्यायालय के जज की क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उसमें, जब हम जज पढ़ना है ऐसे करें तो उसमें पढ़ेंगे कि योग्यता क्या, नियुक्ति कौन करेगा, जज के बारे में नियुक्ति कौन करेगा, योग्यता क्या, कार्यकाल क्या है, वेतन क्या है। जब वेतन बाद की कैसे मिलेगा, तो वेतन के बाद में यहीं पे आ जाएगा, दूसरी अनुसूची में पहुंच जाओ। शपथ की बात आ जाएगी तो कह देंगे तीसरी अनुसूची में पहुंच जाओ, ठीक है, ऐसे करके वहाँ पे, यानी कि इन प्रावधानों की व्याख्या अनुसूची में लिखी होंगी, ठीक। तो तीसरी वाली में आपको ध्यान रखना कि शपथ आर्टिकल वगैरह वैसे बहुत खास आते नहीं है, बस पहले में ध्यान कर रखना संघ और जो राज्य क्षेत्र है यूटीज वाले, और राज्य और यूटीज के बारे में क्षेत्राधिकार क्षेत्र वाले बताए। दूसरी में क्या है कि वेतन भत्तों से संबंधित है, तीसरी में क्या है, शपथ है, चौथी में क्या है, चौथी में आपको ध्यान रखना कि राज्यसभा में जो सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करा गया है,
तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 में सब बात कही गई। जब आर्टिकल 4 और 80 पढ़ोगे तो उसमें यही बात है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 हैं राज्यसभा की सीटें, तो वो भी पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा राज्यसभा के बारे में। बाकी वो जनता के आधार पर कितनी जनता है, एक राज्य में कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर भी करा जाता है। तो उसमें भी दक्षिण का विवाद रहता है, दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन कम कर ली अपनी, तब है तो उनकी सीटें कम मिलेंगी, उनका प्रोपोर्शन, उनका जो मतलब कि जो इतने प्रतिनिधि जाएंगे, उनके MLA जाएंगे वो कम जाएंगे। यानी कि राज्यसभा में जिसकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या कहाँ से आएगी, जिसके राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से ज़्यादा लोग जाएंगे। कम छोटा राज्य तो छोटे लोग 2-3 लोग ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए राज्यसभा में किसका ज़्यादा बहुमत होगा, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। और इसलिए कोशिश करते हैं कि यूपी, बिहार ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इनमें सरकार बन जाए एक ही, और ज़्यादा MLA यहाँ के बने, तो इससे राज्यसभा में उनका अच्छा खासा प्रतिनिधि होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे कैसे होगा, कि कितनी जनसंख्या के हिसाब से कितने लोग चुन जाएंगे, वो सब चौथी अनुसूची में ठीक से बताया गया। इसमें ठीक ठाक संविधान में अच्छे से सब चीज़ें लिखी होती है और अच्छी संविधान की कॉपी देखी जाएगी। ये थोड़ी सस्ती मजदी वाली है तो इसमें उतना अच्छे से नहीं बताया गया, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छे से बताया गया। और अच्छी तरह बढ़ जाओगे और मोटी होंगी तो उसमें और विस्तार से होगा। हालांकि इसमें भी सब चीज़ें लिखने की कोशिश करी, इसमें छोटा छोटा करके लिख दिया है, एंड में कुछ पेजेस हैं इतना महीन लिख दिया कि जिसकी नज़र कमज़ोर होगी वो देख भी नहीं पाएगा, इतने छोटे छोटे करके लिख दिए हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे यहाँ ने छोटा भी कर दिया साइज़ को, अक्षर को। यहाँ पे अभी तो दिखा नहीं पेजेस फिलहाल, लेकिन और अच्छी बुक होगी संविधान की तो और अच्छे से आपको, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे सीटें बांटी गई राज्यसभा की, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल 5वीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। SC और ST जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, उनका प्रशासन एवं नियंत्रण कैसे होना है, वो आर्टिकल 244 में ये मतलब SC और ST से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 244। और 244 में कह दिया जाएगा कि भैया और ज़्यादा ठीक से समझना है तो भाई आपको 5वीं अनुसूची देखनी पड़ेगी, आप 5वीं अनुसूची देख लीजिए, ठीक है। और 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं हम, तो 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में असम, ये 4 राज्य ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन इससे बहुत आता है 6ठी अनुसूची से। असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, ये 4 राज्य ऐसे हैं। तो ये 4 राज्य जो ऐसे, इन 4 राज्यों में, ठीक है, उनके जनजातीय क्षेत्र एरिया आएगा। जैसे एक राज्य ही है, असम राज्य की बात हो गई, यहाँ पर अगर असम राज्य हमने बना दिया तो असम राज्य में इतना एरिया है कि जनजातीय वाला एरिया ये वाला, तो ये जो जनजातीय वाला एरिया है, तो असम राज्य में या त्रिपुरा राज्य में, मिजोरम राज्य में, मेघालय राज्य में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसका प्रशासन कैसे होगा, उसके विस्तार से इसमें अनुसूची में बताया गया 6ठी अनुसूची में, ठीक है। और ये आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 इससे संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है। वहाँ पे आर्टिकल में लिख दिया होगा भैया SC और ST जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन एरिया का ऐसे इन 4 राज्यों में ऐसे प्रशासन होना चाहिए। और अधिक जानने के लिए संपर्क करें 6ठी अनुसूची। मतलब ऐसी भाषा नहीं लिखी होगी, लेकिन हाँ ठीक से विस्तार से बात बताई गई है, व्याख्या करी गई है संविधान के इन प्रावधानों के। आर्टिकल 244, आर्टिकल 275 संविधान के प्रावधान है, इन प्रावधान की व्याख्या किसने करी है, आर्टिकल मतलब 6ठी अनुसूची ने, ठीक है। समझ में आया। अब 7वीं अनुसूची की तरफ बढ़ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, कि कौन सा विषय किसके अंडर में आएगा, कि ये विषय है इस पर शिक्षा पे, कानून पे, रेल पे, और फिर कृषि पर कानून कौन बनाएगा। तो ऐसे करके जो विषय लिखे हुए हैं कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, तो वो बंटवारा करा गया और उस बंटवारे को 7वीं अनुसूची में कर दिया गया। तो ऐसे संघ मतलब केंद्र के पास लगभग 100 विषय हैं। कहीं पे आपको 100 मिलेंगे, कहीं पे 101 लिखा मिलेगा, कहीं पे 97 मिलेंगे, कहीं पे 98। तो लगभग लिखना चाहो 100 लिख लो, कहीं पे मुझे 98 प्रिसाइज दिखा तो मैंने 98 लिख लिया, वरना 100 के आसपास भी कहीं पे मिलेंगे। तो इसमें वेरिएशन ऊपर नीचे है, तो वो थोड़ा डाउट में ऐसा करके पूछेंगे नहीं एग्जैक्टली कितने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कितने हैं उसमें, केंद्र के पास कितने विषय हैं, बस ऐसा पूछ सकते हैं, लगभग 100 के आसपास डाल सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर ऐसा जो पॉइंट बनता है कि कोई सटीक नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। बस ये बताइए 7वीं अनुसूची में कैसा बंटवारा है, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में, तो वो 7वीं अनुसूची में, ऐसे करके बात आ जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेंगे संघ के बाद कितने विषय हैं, अगर पूछ ले तो ऐसा पूछ लेंगे कि 100 हैं, 200 हैं, 300 ऐसे करके, तो आपको पता है लगभग 100 के आसपास है। ठीक है, तो लगभग 100 विषयों के आसपास ये संघ के पास है कि लगभग 100 विषय ऐसे हैं जिन पर संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची पर ऐसे लगभग 59 विषय, तो कहीं पे 61 भी मिलेगा, कहीं पे 57 भी मिलेगा, ऐसे भी मिलते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग विषय हैं। और जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो कितना छोटा लिखा हुआ है, तो अब ऐसे ये विषय हैं। अब 30वीं अनुसूची खोली,
और इसके बाद मैं आपको बता दूँ और कुछ पढ़ के भी विषय बता दूँ तो आप 7वीं अनुसूची खोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची, तो इसमें देखो संघ की सूची में विषय लिखे हुए बहुत सारे, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ये सब, इस पे कानून कौन बनाएगा, ये बनाएंगे, नौसेना, सेना, वायुसेना, ये सब अभी मैं संघ के पढ़ रहा हूँ। रक्षा विदेश कार्य, ये रक्षा और विदेश का कार्य सब, ये सब केंद्र बनाएंगे, इस पे कानून। राजनीतिक काउंसिल और युद्ध और शांति वाला, वैदेशिक अधिकारिता है, राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अधीन या वर्ष, ये ऐसे कानून हैं, ठीक है। और इसके बारे में पत्तन कर 3 पत्तन जो हैं वो पोर्ट्स वगैरह, अस्पताल, इसमें लिखा हुआ नाविक और समुद्री अस्पताल वगैरह, ये सब पत्तन के हिसाब से वहाँ पर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाला, विदेश ऋण संघ और लोक ऋण, और भारतीय डाकघर बचत बैंक, ठीक है, विनिमय पत्र, ठीक, चेक है, वचन पत्र है, और स्टॉक एक्सचेंज है, वायदा बाजार है। तो ये सब जो है पेटेंट, अभी पेटेंट है या कोई आविष्कार कर रहा है, हिजाइन है, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ को है। ऐसे करके बहुत सारे विषय इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भैया ये जो विषय है ये इस पर कौन किसका हक है, तो संघ का है या उसका राज्य का है। ऐसे ही आप इसमें राज्य वाले में आ जाएंगे तो राज्य वाले में सूची में स्टेट लिस्ट में देखो लिखे हुए बहुत सारे, लोक व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोकल एरिया में वो संभालना है, ठीक है। सूची 1 में लिख दिया उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट वाले संबंधित है, ठीक, कारागार जो जेल वगैरह सब वाली बातें हैं वो सब है। निःशक्त है लोक स्वास्थ्य, जो लोक का स्वास्थ्य है, नीचे ग्राउंड लेवल पर, स्वच्छता अस्पताल है, मत्स्य है, इसमें पशुधन है, ठीक है। ऐसे कर बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं। शव गणना है, कब्रिस्तान है, शवदाह है, श्मशान जो सब है, ये सब भी राज्य के अंदर में आते हैं। और भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न, तो भारत के बाहर जो तीर्थ यात्राएं हैं उनसे भिन्न तीर्थ यात्राएं जो वो राज्य के अंदर आ रही हैं, ठीक है, अंडर में आ रही हैं। स्टाम्प शुल्क है, जो स्टाम्प शुल्क लगता है वो है। जीव जंतु और नौकाओं पर कर लगना, ये राज्य के अंदर आ रहा है। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, ये तो राज्य के अंदर आएगा ही आएगा, आपको बताए। नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन है, दाव और गूते, बाजार और मेले, ये सब क्या राज्य के अंदर, ऐसे बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं। तो ये सब राज्य के विषय हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो संवर्ती सूची बोलते हैं, संवर्ती सूची में कुछ विषय ऐसे हैं, 52 विषय लगभग ऐसे हैं। ये क्या है, इस पर दोनों लोग कानून बना सकते, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन अगर केंद्र का कानून है संवर्ती सूची के किसी विषय पर तो केंद्र का कानून माना जाएगा। अगर राज्य ने वैसे तो बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर एक कोई विषय ऐसा है संवर्ती सूची में जिस पर केंद्र ने कानून बना दिया तो उस पर केंद्र का कानून माना जाएगा, चाहे भले ही चाहे राज्य ने उस पर कानून बनाया हो या नहीं बनाया हो, ठीक है। तो ऐसे आप बस ध्यान रखें, लगभग 100 के आसपास इसमें, 60 के लगभग आसपास इसमें विषय हैं और 52 विषय इसमें संवर्ती सूची में। इसे मतलब स्टेट लिस्ट बोलेंगे, इसे सेंट्रल लिस्ट बोलेंगे, इसे कंकरेंट लिस्ट बोलेंगे, इंग्लिश बता रहा हूँ। बाकी आर्टिकल इसमें संबंधित कौन सा है, 246, यानी कि ये संविधान का प्रावधान है, उसमें लिख दिया है कि भैया संघ और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करा गया है और उसके लिए ठीक से आपको जानना है। तो और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7वीं अनुसूची से, है ना। तो ऐसे करके 8वीं अनुसूची में आ जाते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, ये सब अनुसूची इसमें लिखा, 7वीं पार कर लेंगे तो 8वीं आ जाएगी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में लिखा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ठीक है। इसको हम किसी दिन एक क्लास लेकर और भी समझेंगे। ये 22 भाषाएं संविधान के, मूल संविधान जब आया था तो मूल संविधान में पता थी 8 अनुसूचियाँ टोटल, तो 8वीं लास्ट में यही थी, 8वीं अनुसूचियाँ 8वीं यही थी। तो उस 8वीं अनुसूची मूल उस टाइम 14 भाषाएँ थी, जो आज 22 भाषाएँ यहाँ लिखी हैं, ये स्टार्टिंग में 14 थी, ठीक है। बाद में 8 और जोड़ी गई, यानी कि 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई बाद में, ठीक। तो 14 8 ये हो गए 22 टोटल। अब ये कौन कौन से संविधान संशोधन कर करके कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है, बोडो, डोंगरी, ये सब ऐसी भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो हम एक क्लास छोटी सी एक और समझ लेंगे, बाद में कभी जिक्र आएगा हम पढ़ेंगे तो इतना और समझ लेते हैं। अभी इतना ध्यान रखना कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 भाषाएँ थी और 8 और जोड़ दी गई बाद में, संशोधन करते करते एक ही साथ संशोधन नहीं हुआ, 3-4 संशोधन हुआ, उसमें ऐसे जोड़ा गया, ठीक है। हम समझेंगे कौन कौन से, वो भी देखेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 14 मूल संविधान में थी, बाद में 8 और जोड़ गई, अब टोटल 22 हैं। जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब टोटल 12 हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। फिर से ध्यान रखो, पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य, संघ और यूटीज के क्षेत्र अधिकार वाला क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में क्या है बताओ, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में बोला, हाँ, SC ST वाला, ठीक है। 5वीं अनुसूची SC ST वाला। 6ठी अनुसूची में असम, 4 राज्य, असम और त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होना, नियंत्रण कैसे होना है। फिर 7वीं अनुसूची में, हाँ,
जो विषयों के बंटवारे हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट लिस्ट मिलेगी आपको और सेंट्रल लिस्ट मिलेगी, कंकरेंट लिस्ट मिलेगी। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, ठीक है। अब 9वीं में आते हैं हम, ठीक। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, विवाद हुआ था नेहरू जी के टाइम पे, वो हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार वाला। तो उन्हें संविधान संशोधन कराया और उन्होंने कह दिया कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया सीधे, और हम वो उस टाइम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा तब इसको और क्लियर कर लेंगे। अब इतना ही समझ लो कि पहला संविधान संशोधन से जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है, ठीक है। तो बहुत सारे अधिनियम बहुत सारे विनियम इसमें लिखे हैं, लंबा लाइन से लिखे हैं बहुत सारे। तो वो आर्टिकल 31B में उसका संविधान बताया, आर्टिकल 31B पढ़ोगे जब, ठीक है। आर्टिकल 31 की मौलिक अधिकार वाला है। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल जिसमें था उसको हटा दिया गया है यहाँ से, और इसको खाली छोड़ दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था वो हटा के कहाँ डाल दिया गया, वो डाल दिया गया आपको 300A में, और वहाँ पे डाल दिया गया वो संवैधानिक अधिकार बन गया। तो ये 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन है। नेहरू जी के आसपास का केस था, हम उसको किसी क्लास में समझ लेंगे, लेकिन समझ लेना पहला संविधान संशोधन होकर अनुसूची डाली गई। 10वीं अनुसूची से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि भैया कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल वाला विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। और इसके संविधान के प्रावधान अगर हमें देखने हैं तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में है। और ये ध्यान रखना, ये 52वां संविधान संशोधन, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, और ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ये मतलब एक तरीके से धब्बा बोला जाता है कि भाई मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान में या फिर हमारे भारत की व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में ऐसा एक कानून भी है, दल बदल विरोधी कानून। मतलब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर आपने नारा सुना होगा आया राम गया राम, मतलब क्या है कि ऐसे था इसमें कि जब किसी को अच्छा लगता था किसी पार्टी के सदस्य को, वो दूसरी पार्टी में कूद के चला जाता, कभी भी चला जाता। जैसे ये ए पार्टी है यहाँ पर और इसके पास ऐसे कुछ है, और बी पार्टी, आज इसकी सरकार बनी, अभी इनकी सरकार चल रही है तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगली बार इनकी सरकार जैसे बन गई तो इसमें कुछ इधर आ गए कि हम इनके साथ चले गए, लो तो ये इनकी छोड़ दी पार्टी। फिर कभी इधर आ गए तो उधर चले गए, कभी तीसरी पार्टी में चले गए, कभी भी कूद के किसी भी पार्टी में चले जाता था। एक सदस्य चला जाता था, 2 सदस्य चले जाते थे, ऐसे चले जाते थे, या तो भले ऐसे कर सदस्य चले जाते थे। तो कभी भी कोई दल बदल कर लेता था कि दल बदल क्या, तो इस दल में कल उस दल में। तो दल बदल विरोधी कि अगर तुम ऐसे गए इस दल को छोड़ के अपने दूसरे दल में गए, अगर जब दिखा तुम्हें वहाँ फ़ायदा है, अपने फ़ायदे देख के, चाहे पैसों के लाले से खींच लेते थे कि आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ। जैसे ऐसा मान लो कि भैया इस वाली बी वाली पार्टी को एक अगर और भी मिल जाए, एक मंत्री और मिल जाए तो ये जीत जाएगा, मतलब इसका बहुमत आ जाएगा। तो भाई ये जो और ए वाली पार्टी पास बहुमत है, इसके पास बहुमत है, इसके पास 251, मतलब वही 50-100 का मान लो, तो ये 51 है, ठीक है। और ये इसके पास कितने 49 हैं। तो ऐसे मान लो इन 2 इसको खींच लिया किसी प्रकार से, इनने 2 को पैसे उसे दे के लालच दे के 2 को तरह खींच लिया। अब इसके पास बहुमत हो जाएगा, 51 हो जाएंगे, इसके पास 49 बचेंगे, तो इनकी सरकार ऐसे गिर जाएगी बहुमत के में। तो यही मामला है, बहुमत आपको बस एक ही ज़्यादा होनी चाहिए उससे, मतलब जो 50 से एक ज़्यादा हो गया 51, तो आप जीत गए, बाकी 49 लोग सीधे खारिज हो जाएंगे एक स्तर से। तो ऐसे करके ये 2 लोग भी इधर आ गए, तो ये दल बदल कर लेते थे पैसों के लालच में या मंत्री के पद के लालच में कि तुम्हें हम ये वाला पद दे देंगे, इस पर हमें ये मंत्रालय दे देंगे, तुम्हें इनके पास ये मंत्रालय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे के लोग दल बदल लेते थे। तो बहुत हुआ करता था, फटाफट ऐसे होता था। तो बड़ी बड़ी सरकार ऐसे गिर रही ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर ये कानून लाना पड़ा कि भैया अगर कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे जाएंगे तो उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। अब जो अगर मान लो 2 इधर जाएंगे तो उनको सब वो सदस्य ही नहीं रहेंगे, वो गिने ही नहीं जाएंगे, वो तुम सांसद ही नहीं कहलाओगे। तो तुम्हारे सांसद होगे, सांसद का ही नंबर बढ़ेगा यहाँ पर कि वो व्यक्ति 49 से 51 तभी होगा जब 2 सांसद इधर आएंगे। अब जब तुम 2 लोग आ रहे हो वो तो आम नागरिक हो, तुम्हारी तो सदस्यता रद्द हो गई है। तो इसलिए ऐसा कर कानून लाने गया। अब मतलब ये कर दिया गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा दल है, अगर एक मतलब मान लो 10 हैं, 10 लोग हैं, तो 10 में से अगर मतलब 8 लोग की एक पार्टी में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टी में कुछ दिक्कत है, तो 8 लोग जा रहे हैं। तो ऐसे करके वही मान लिया कि इन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी संख्या जा रही है। 1-2 लोग कूद काट के जाएंगे तो उसको दल बदल माना जाएगा। इसके बारे में और विस्तार से भी पढ़ लेंगे, इन दोनों कुछ जो अनुसूचियाँ। लेकिन अभी आपको खाली ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, और ये हमारे कानून नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, मतलब आपको ये कानून लाने की जरूरत पड़ेगी कि आपके नेता ऐसे हैं कि इतनी जल्दी दल बदल कर लेते हैं, कहीं फ़ायदा देखा उधर कूद के आपके मतलब दायित्व के लिए जो मंत्री आपको बनाया गया, आपको हमने चुन के भेजा कि भैया आप भैया अच्छी पार्टी का, हमारी इस पार्टी से जुड़े हुए, हमने आपको चुन के आपको जिताया, हमने कहा आप अच्छा काम करोगे, हमारे लिए काम करो, ठीक है, लेकिन आपको पता चली दूसरे पार्टी ने अच्छा पैसा दे दिया, आप उधर निकल लिए, आपने छोड़ दिया, इसकी सरकार को गिरा दिया आपने, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने आपके भरोसे, आप जनता के उत्तरदायित्व थे, आपके जनता के प्रति उत्तरदायित्व था, आप तो उधर कूद के भाग रहे हो। तो इसलिए ये एक तरीके दब्बा है कि हमें ऐसा दल बदल विरोधी कानून लाना पड़ा कि हमारे नेता ही ऐसे हैं, हमारे लोग ही ऐसे, राजनीति जो करता है हमारे वो ऐसे हैं
कि उनको रोकने के लिए हमें कानून, उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि हमें दल बदल नहीं करना चाहिए अपना, ठीक है। तो इसलिए एक धब्बा भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया, ठीक। और आया राम गया राम बहुत फेमस उस टाइम का नारा था। तो किसी क्वेश्चन में आया राम गया राम करके ही पूछ लिया तो घबराना नहीं। फिर 11वीं अनुसूची पे आ जाते हैं। 11वीं और 12वीं दोनों एक साथ समझ लो कि 73वां और 74वां संविधान लगभग तुरंत साथ साथ हुए थे, फटाफट संविधान संशोधन। तो ये पंचायतों के लाया है, नगर पालिका के लाया गया। तो पंचायत नगर पालिका संविधान के भाग में है। तो पहले पंचायतों की शक्तियाँ क्या होंगी, पंचायतों में सब भाग में डाल दिया संविधान में। तो आर्टिकल कौन सा, 243G। तो हमने देखा ना 243G, डेट जी, ऐसे कर जेटी, बहुत सारे आर्टिकल थे। तो 243G जो आर्टिकल है उसमें पंचायत की शक्तियाँ उन्होंने कह दी कि शक्तियों के लिए आप जाओ 11वीं अनुसूची में। तो पंचायतों की शक्तियाँ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो वो क्या होंगी, पंचायत की क्या होंगी। तो आर्टिकल 243G में जो जिक्र है उन्होंने कह दिया। अब आर्टिकल 11 मतलब अनुसूची 11 में चले जाओ। तो अनुसूची 11 में इनका बहुत ठीक से विस्तार बताया कि पंचायतों की शक्तियाँ क्या है, अधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, ठीक। 12वीं अनुसूची में जहाँ पंचायत है वहाँ लिख दिया नगर पालिकाओं की डॉट 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 का मतलब क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। और से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 243W, ठीक। और यहाँ पर क्या है, 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 लिखा हुआ है। कहीं पर 1993 लिखा मिल जाए तो मत करना, घबराना मत। 1943 में उसका बदला लागू हुआ, ठीक है। तो 92 के दिसंबर के आसपास की बात है और जनवरी में आसपास लागू हो गया। तो 93 तुरंत ही आ गया था। अगर 92 और 93 दोनों लिखा हुआ है ऑप्शन में तो 92 वाले पे टिक लगाना, ठीक है। और अगर 93 लिखा हुआ है और 92 लिखा ही नहीं तो 93 वाले पे टिक लगा लेना, ठीक है। लेकिन 74 व 73 लिखा हो, 72 71 नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो 73 72 ये समझ में आया, 73 और 74। तो ये हमारे पास टोटल 12 अनुसूची होगी, जिसमें सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है तो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी शपथ वाली थोड़ी ध्यान रख लो, वरना मेन तो छठी तो ध्यान रखना है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आया भी है कई राज्यों, कई पेपरों में। तो ये 4 राज्य हैं, तो कोई हो सकता है राज्य पूछ लें, कई बार पूछ लें ये 4 राज्य किस अनुसूची में है या छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे कर पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और 7वीं अनुसूची भी इस बार तो यूपीएससी के साथ इसमें भी आया था, ये वाली अनुसूची चौथी अनुसूची से भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके ये ध्यान रखना, चौथी वाली ये है, छठी है, 7वीं है, 8वीं है और 10वीं है, ठीक है। 11वीं 12वीं थोड़ी थोड़ी है, वरना 10वीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 7वीं इंपॉर्टेंट है। पहले भी पूछ लेते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में, तो वो 7वीं अनुसूची में, ठीक। तो ये प्रकार से आपको अनुसूची आप समझ में आ गए होंगे। अब कभी अनुसूची का जिक्र होगा तो हम लोग रेफर करेंगे तो आपको समझ में आने चाहिए अनुसूचियाँ क्या है, ठीक है। यानी संविधान में जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनकी व्याख्या वहाँ पर नहीं संभव है, तो उन्होंने वही अनुसूची बाद बना दी कि आप इसके लिए अनुसूची देख लें और यहाँ पर इसमें व्याख्या दी गई है, ठीक है। इतना ही कुछ है, बाकी हम धीरे और पढ़ लेंगे ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, इस पर क्लास पढ़ लेंगे। जब भाषा पढ़ने आएंगे राजभाषा, आपको ध्यान होगा भाग संविधान के भाग होगा, जिसमें एक भाग है राजभाषा वाला भाग। तो उसी में और इसका आर्टिकल, हाँ आर्टिकल लिखना है, इसका आर्टिकल नहीं लिखा था। तो 344 और 351 आर्टिकल जो इस पर नहीं लिखा हुआ है, सब में आर्टिकल लिखे हैं। तो इसमें अगर आर्टिकल आपको लिखना है तो 344 और 351, ठीक है। ऐसे करके 2 आर्टिकल इसमें हैं, 344 एंड 351, ठीक। ये आर्टिकल तो ऐसे करके आप इसमें ये अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची समझ में आ गई। परिभाषा को पूछे अनुसूची होता क्या है, तो अनुसूची मतलब संविधान के अंत में वह सूची है, विषयों की वह सूची है जिसमें संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या है, ठीक है। ये अनुसूची हो गई। हमने राज्यपाल पढ़ लिया था पिछली वाली क्लास में, तो राज्यपाल हमने सफलतापूर्वक पढ़ लिया। अब हमने अनुसूची देख ली, अनुसूची का भी टॉपिक खत्म। अब हम पॉलिटी की आगे क्लास पढ़ेंगे। उसके आगे कोशिश कर रहा हूँ मैं एक किसी और दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, पॉलिटी में हमारी कार्यपालिका संसद का, हम संसद पढ़ेंगे उसमें, पॉलिटी में जो पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यपाल को हमने पढ़ा। अब देखो मुख्यमंत्री बिल्कुल सेम है उनकी तरह, प्रधानमंत्री की तरह की मुख्यमंत्री पावर, वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो किसी बीच में जिक्र कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक अलग से क्लास है प्रधानमंत्री की रीति तो हमें मुख्यमंत्री की अलग से लेनी पड़े, ठीक है। तो जितना हमने केंद्र में पढ़ लिया उसी की जैसे राष्ट्रपति पढ़ा, राज्यपाल देखो लगभग वैसे ही थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत अंतर था वो पढ़ लिया। बाकी मुख्यमंत्री सब सेम सेम है। सीधे हम कोशिश करेंगे संसद पे पहुंच जाए। संसद में हम लोग लोकसभा राज्यसभा को कैसे पढ़े, राज्यसभा में कैसे कैसे सदस्य मतलब ये चुने जाते हैं सदस्य और उनके क्या कार्यकाल रहते हैं, हर 2 वर्ष वाला क्या सिस्टम है, 6 वर्ष में पूरा उनका कार्यकाल लगा, लेकिन 2-2 वर्ष करके हटा दिए जाते हैं। 2-2 वर्ष में ना कैसे हटाए जाते हैं, वो कैसे जोड़े जाते हैं, शुरुआत में कैसे करा होगा, बनाया होगा कि भाई शुरुआत में सबसे पहले कौन हटा होगा 2 साल में ही, क्योंकि हर 2 साल में उसमें हटते रहते हैं सदस्य उसके। तो शुरुआत में सबसे पहले कौन राजी हुआ होगा हटने के लिए, तो ये सब कुछ हम समझेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।